नमस्कार साथियों, धूम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का एक सेकेंड प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपने नॉलेज को प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। तो साथियों, इस क्लास से प्रतिदिन जुड़ना ना भूलें। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, वातावरण में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी षष्ठी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो सबसे पहले वातावरण का हम लोग विग्रह करेंगे, यानी यहाँ से एक और सवाल आता है कि समास में और संधि में क्या अंतर है। संधि में हम लोग वर्णों का बदलाव करते हैं, यानी वर्णों को हम लोग जोड़ते हैं। संधि किससे बनता है? संधि में वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, वर्णों के मेल से होने वाले विकार का मतलब होता है परिवर्तन, उसे हम लोग संधि कहते हैं। लेकिन समास में पदों के योग से, यानी पदों के मिलने से जो भी विकार होता है उसे हम लोग समास कहते हैं। और समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण, यानी कि संक्षेप कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वातावरण का विग्रह करेंगे, यानी इसको तोड़ेंगे। तो इसमें मिलता है वात धन आवरण। वात अ, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? वातावरण में हो जाएगी दीर्घ संधि, क्योंकि अ और अ का मेल होता है, दो समान वर्णों का मेल होता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। वात का मतलब होता है हवा और आवरण का मतलब होता है क्षेत्र, यानी हवाओं का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग वातावरण कहते हैं। तो इसमें विग्रह करने पर मिलेगा वात यानी हवा का क्षेत्र, वात का आवरण। तो का लग रहा है इसमें संबंध तत्पुरुष। तो इसमें तत्पुरुष समास का एक और भी डेफिनेशन निकल के आता है कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि राजपुत्र, तो इसको यदि हम लोग विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा राजा का पुत्र। यानी जब हम लोग संक्षेप कर रहे हैं, यानी सवाल तो है राजा का पुत्र, लेकिन हम लोग समास के माध्यम से इस इतने बड़े पद को छोटा रूप दे दें, यानी कि राजपुत्र। इसीलिए समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। तो साथियों, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, जो कि परम सत्य है। लेकिन हमारा एक और ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का मतलब होता है जिसमें पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो। जैसे आजीवन, यथाक्रम। अब हमारा एक और ऑप्शन आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पद प्रधान होते हैं और इसको विग्रह करने पर, यानी समास बनाने पर, संक्षेपीकरण करने पर इनके बीच में योजक चिन्हों या अथवा का मतलब ज़्यादातर प्रयोग होता है, इसलिए। और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, और इसमें ज़्यादातर विपरीत लिंगी ही होते हैं। और हमारे एक ऑप्शन आ जाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेष्य और विशेषण का प्रावधान होता है। जैसे विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा, और संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो उसका जो रूप होता है उसको समास में हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है नीलकंठ। जैसे एग्जाम्पल बहुत हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। नीलकंठ, मतलब कंठ कैसा है? कंठ है नीला, यानी इसकी विशेषता बता रहा है। और कंठ क्या है? विशेष्य का मतलब होता है
संज्ञा। और नीला कैसा है, इसकी विशेषता बता रहे हैं। विशेषण का मतलब होता है रंग, रूप और आकार के आधार पर विशेषता परिवर्तन किया जाता है या बताया जाता है। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, जो कि परम सत्य है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। साथियों, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग मतलब किसी भी शब्द के आदि में यानी शुरू में जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के अंत में लगता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो सबसे पहले इन सभी ऑप्शन को हम लोग तोड़ेंगे, तब भी जाकर तो पता चलेगा ना कि इसमें कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है। इसको हम तोड़ेंगे तो मिलता है विधन देश। इसको तोड़ेंगे तो निकलता है अति धन अधिक। और यदि इसको तोड़ते हैं तो इसमें मिलता है सुर धन इस सुरेश। और इसमें मिलता है समधन योग, समधन योग। तो साथियों, इसमें कौन सा उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है, अति भी उपसर्ग है, सम भी उपसर्ग है, लेकिन सुर उपसर्ग नहीं है, सुर नाम है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुर का मतलब होता है, सुर का मतलब होता है देवता। एक हमारा शब्द हिंदी के चैप्टर में आता है, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। तो इस सुर का मतलब होता है देवता, और इस सुर का मतलब हो जाता है अंधा। तो साथियों, ये बताइए अति धन अधिक में कौन सी संधि है। अति ई बन गया और ई का क्या बन रहा है, य। तो यण संधि का रूल है कि ई का य होता है, ऊ का व और री का र हो जाता है। तो जहाँ पर यह विकार होता है वहाँ पर होता है यण संधि हो जाता है। यहाँ पर होता है सुरेश। सुरेश में कौन सी संधि है, सुर से यहाँ से निकला आई मिलके बन जाता है एक ही मात्रा, यानी यहाँ पर हो जाता है गुण संधि। और समधन योग ये मिलके बन जाता है, ये व्यंजन संधि का रूल है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश, जो कि परम सत्य है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, जिस पर नियंत्रण न हो। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द यानी एक शब्द कौन सा होगा कि जिस पर नियंत्रण ना हो, यानी जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंकुश, जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो। लेकिन मुझे एक ऑप्शन और मिलता है नियंत्रित, यानी जिस पर नियंत्रण हो। पहला ऑप्शन था जिस पर नियंत्रण यानी कि किसी प्रकार का अंकुश ना हो, और जिस पर नियंत्रण हो उसे क्या कहते हैं, नियंत्रित। जिस पर नियंत्रण हो। निस्पृह का मतलब क्या होता है, निस्पृह का मतलब जिसमें किसी प्रकार का लोभ ना हो, जिसमें किसी प्रकार का लोभ ना हो। और निरामिष जो मांस नहीं खाता हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, निरामिष, जो मांस नहीं खाता है। लेकिन जो मांस खाता है उसको हम लोग कहते हैं सामिष, जो मांस खाता हो। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंकुश। अगला प्रश्न है, जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो, यानी जहाँ एक ही शब्द जितनी बार आए उतना ही अलग अलग अर्थ दे, तब वहाँ अलंकार डैश होगा। साथियों, मुझे एक यहाँ पर शब्द मिला यानी
ये है शुद्ध वर्तनी। आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिए। शुद्ध वर्तनी है, इसको हम लोग अक्षरी भी कहते हैं। तो ये दिया है कि समान शब्द आए बार बार, लेकिन अलग अलग अर्थ दे। जितनी बार आए उतनी ही बार वो अलग अलग अर्थ दे। तो ऐसा कमाल मुझे यमक अलंकार में ही मिलता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार में जो कोई भी शब्द जितनी बार आता है उतनी बार वो अपना अलग अलग अर्थ देगा। एक हमारा ऑप्शन है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। इसमें अनेकार्थक शब्द की मतलब ज़्यादा आता है। अनेकार्थक शब्द मतलब कोई भी एक शब्द आ जाए तो वह बार बार अलग अलग अर्थ देगा, लेकिन आएगा एक ही बार। और यमक अलंकार में जितनी बार आएगा उतनी बार वो अलग अलग अर्थ देगा। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। यहीं पर आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हम किससे तुलना किस आधार पर करते हैं? उसके रंग, रूप, भाव, इसी को देखकर हम किसी वस्तु का किसी से तुलना करते हैं। तो रंग, रूप और साधारण धर्म के अनुसार तुलना किया जाता है। तुलना उसको कहते हैं उपमा अलंकार। और अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब, अनु का मतलब साथ साथ या पीछे पीछे चलना भी होता है। तो अनुप्रास का मतलब हो जाएगा यानी वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। बार बार आवृत्ति यानी कि पुनरावृत्ति हो, मतलब एक ही वर्ण बार बार आए, मतलब लगातार वर्णों में जब आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। अगला प्रश्न हो जाता है, निम्न में कौन सा तनय का पर्यायवाची है? पर्यायवाची का मतलब होता है, पर्याय मतलब उसी के समान, और वाची मतलब कहने वाला या इंगित करने वाला। मतलब उसी के समान कौन इंगित कर रहा है यानी संकेत कर रहा है। तो तनय का मतलब होता है, तनय का मतलब पुत्र होता है। तनय का मतलब पुत्र होता है। तो पुत्र के अन्य पर्याय हैं औलाद, वत्स, नंदन, तनुज भी कह देंगे। ये सब पुत्र के पर्याय हैं। और हमारा अलग एक और ऑप्शन है रात। तो रात का मतलब होता है रात्रि, निशा, निश्चित। निश्चित ऐसा पूछता है कि गहरी रात को क्या कहते हैं? बिल्कुल काली गहरी रात को निश्चित कहते हैं। और तारों भरी रात को विभावरी, तारों भरी रात को गहरी रात को निश्चित कहते हैं। और तारों भरी रात को, तारों भरी रात को मतलब रात में कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल तारे ज़्यादा दिखाई देते हैं, उस वैसे रात को विभावरी कहते हैं। हमारा ऑप्शन है सागर। सागर का अन्य पर्याय है अरणव, रत्नाकर, जलधि, निरधि, वारिस। यानी कि जो पानी से बनता है उसी पर्याय में हम लोग जोड़ते हैं। जैसे जल से जलधि यानी जल को धारण करने वाला, निर से निर्धि नीर वाला, वारिस वारिस पानी को, रत्न को निकालने वाला, ऐसे सागर होता है। इसी तरह से हमारा अगला ऑप्शन है, ये है पत्नी है। पत्नी का हो जाता है दारा, सहगामिनी, भार्या,
वामा, ये सब पत्नी के पर्याय हो जाते हैं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन यानी क से लेकर म तक की वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये तो उनके दायरे में ही ऑप्शन आता है। लेकिन कंठ ध्वनि किसको कहते हैं? कंठ ध्वनि जिसका उच्चारण कंठ से होता हो। तो कंठ से तो सबका उच्चारण कंठ से ही हो रहा है, यानी सबका उच्चारण कंठ से ही हो रहा है। लेकिन अघोष किसको कहते हैं? वर्ण का पहला व दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। वर्णों का पहला और दूसरा अक्षर, और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवे को कहते हैं हम लोग सघोष या घोष। लेकिन हमको एक और शब्द मिला महाप्राण। तो महाप्राण क्या होता है? पहले तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। अल्प का मतलब कम, थोड़ा, और प्राण के मतलब वायु। जिस वर्ण का उच्चारण करने में कम वायु लगता है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और जिन वर्णों को उच्चारण करने में ज़्यादा वायु यानी ज़्यादा प्राण की आवश्यकता पड़ती है उसे महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण हमारा ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है, लेकिन और कंडीशन लागू होता है कि वो अघोष होना चाहिए, यानी पहला और दूसरा वर्ण ही होना चाहिए। तो पहला और दूसरा वर्ण ये हो जाता है, ये चौथा वर्ग का हो जाता है। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाता है पंकज जलज किस प्रकार के शब्द हैं? साथियों ये जो शब्द है पंकज और जलज, ये अपने शब्द के अलावा अलग अर्थ देते हैं। जैसे रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द यानी हम किसी को तोड़ने पर कोई भी अर्थ नहीं मिलता है, यानी किसी शब्द को जब हम लोग विग्रह करते हैं यानी अलग अलग खंड में उसको तोड़ते हैं तो कोई अर्थ नहीं देता। यानी समास, उपसर्ग और संधि के आधार पर यदि हम किसी शब्दों को तोड़ते हैं तो उसमें से यदि अर्थ नहीं देता है तो उसे कहते हैं हम लोग रूढ़। संधि, समास और उपसर्ग प्रत्यय के आधार पर तोड़ने पर यदि उसका अर्थ नहीं निकलता उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द उपसर्ग, प्रत्यय और संधि और समास के आधार पर तोड़ने पर जब भी अर्थ देता है उसको कहते हैं यौगिक शब्द। और ये हो जाता है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द में जैसे तोड़िए कोई भी शब्द, जैसे हो गया अल्प प्राण, अभी आया था ना अल्प प्राण, तो इसमें तोड़ेंगे तो मिलेगा अल्प और एक मिलेगा प्राण, यानी कि मुझे अर्थ मिल रहा है। अब तो ये हो जाएगा यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। लेकिन जो ये योग रूढ़ शब्द होता है ना, इन दोनों से परे होता है, वो अपनी अर्थ ना देकर कोई और अर्थ देता है। जैसे इसके अन्य उदाहरण हैं पंकज, यानी पंक यानी कीचड़ से जन्म लेने वाले को कमल कहते हैं, पंकज कहते हैं, और जो भी कीचड़ में उत्पन्न होता है उन सभी को पंकज ही कहेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि खाली कमल को ही कहेंगे। एक है जलज, यानी जल से जो उत्पन्न होता है, जल से जल कुंभ भी उत्पन्न होता है, वो भी जलज ही है। और
जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सभी योग रूढ़ में आते हैं। जैसे चंद्रशेखर, पीताम्बर, ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं जो अपने अर्थ न देकर कोई अन्य अर्थ यानी विशेष अर्थ देते हैं। वो सभी योग रूढ़ के दायरे में ही आते हैं। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योग रूढ़। योग रूढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? जैसे समास का जो पद होता है, समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण, लेकिन जब हम उसको विस्तृत रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उस प्रस्तुत करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समास के पदों को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। तो फिर ये विच्छेद क्या होता है? विच्छेद जैसे संधि में वर्णों का मेल होता है और उसमें वर्णों का ही विच्छेद किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। लेकिन विग्रह होता है, जो भी समास होता है उसको तोड़ना, उसको विग्रह कहते हैं। तो संधि में वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल, और समास में पदों का मेल होता है। तो ये विभक्ति क्या होता है? जैसे कारक, कारक कारक होते हैं, कारक हिंदी में 8 होते हैं, परंतु विभक्ति 7 होती है। जो संबोधन कारक होता है उसका विभक्ति कारक में नहीं गिना जाता है। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विग्रह। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है। तत्सम यानी संस्कृत के समान। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के समान, और तद्भव और तद्भव का मतलब होता है यानी संस्कृत के जो वो शब्द जो धीरे धीरे कालांतर में अपना रूप परिवर्तित कर चुके हैं और उनका प्रयोग अभी हिंदी में दूसरे रूप में होता है, उसे तद्भव कहते हैं। और तत्सम शब्द जो पहले भी वही थे और आज भी उसी रूप में प्रचलन में है, तो उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? पृथ्वी का तत्सम शब्द हो जाएगा पृथ्वी। तद्भव शब्द है पृथ्वी और इसका तत्सम हो जाएगा पृथ्वी। सरसों का तत्सम होता है सरसत, और मेघ का तत्सम हो जाता है मेघ, मेघ हो जाता है। लेकिन धूम्र क्या है? धूम्र है तत्सम शब्द। जैसे किसी शब्द को उच्चारण करने में मतलब ज़्यादा कठिन लगता हो तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें और भी रूल है, तो इसका तद्भव हो जाएगा धुआं। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धुआं। अगला प्रश्न है, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। पशु क्या होता है? पशु तो बहुत सारे होते हैं। हमारे यहाँ तो पशु गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, बहुत सारे पशु हैं। तो पशुओं का बहुत सारा प्रकार है। यदि मैं किसी एक पशु का नाम लेता कि कुत्ता, तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत से पशु, यानी अलग अलग बहुत से प्रकार हैं। तो जो ये पशु है ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। वाचक का मतलब होता है इंगित करना या संकेत करना, यानी अपनी जाति को संकेत करने वाला कहलाता है जातिवाचक। लेकिन व्यक्तिवाचक क्या होगा? यदि हम इसी में किसी का नाम दे देंगे, जैसे कुत्ता, बिल्ली। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, व्यक्तिवाचक जितने भी संज्ञा होती हैं व्यक्तिवाचक, उसका बहुवचन नहीं बनता। जैसे आगरा व्यक्तिवाचक है, उसको आगरे थोड़े कहेंगे, नहीं कहेंगे। भाववाचक जितने भी संज्ञाएं होती हैं वो अदृश्य होती हैं। अब जैसे पशु का बनाना है भाववाचक, तो कैसे बनाएंगे? इसमें ता जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? पशुता।
अब इंसानों के अंदर भी पशुता उतरने लगे हैं। ऐसी एक कविता है कि जब नहीं था इंसान, धरती पर थे जंगल और जंगली जानवर, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफ़ी। ऐसी कविताएं हैं। और द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक जिसको ना ही गिना जा सके और ना ही तौला जा सके, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो साथियों, ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।